आशा करता हूं गाइस आप लोग आ चुके होंगे और अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठे होंगे। और जो हमने पिछला चैप्टर किया था उस चैप्टर का नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। 30 मिनट या कुछ 25 मिनट की वीडियो है। आपकी फुल चैप्टर जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाएगा बोर्ड के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। फुल एनर्जी के साथ बैठना, इस चैप्टर को भी 30 to 40 मिनट्स में फुल कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। कौन कौन सी? डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायोमेडिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। Three critical research areas of biotechnologies are providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or a pure enzyme. Second है creating optimal condition through engineering for the catalyst to act. Downstreaming process technologies to purify the protein organic compound. कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं? पहले है कि बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। सेकंड है एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना जिससे वो कैटलिस्ट एक्ट कर पाए। थर्ड है डाउन प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी का करना जिससे हम प्यूरिफाई और प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत ज्यादा मात्रा में बना पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। ठीक है। बायोटेक नेक्स्ट लाइन है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड इट्स एग्रीकल्चर। फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, थर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन से पता क्या चलता है? हमने प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, क्योंकि जो पहले था वो प्लांट इनफ नहीं थे हमारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए या उनकी नीड को पूरी करने के लिए। इंक्रीज्ड यील्ड हैव बीन partially been due to use of improved cropped varieties, but mainly due to use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizer and pesticide। ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग या डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके क्रॉप्स की या वेराइटीज बढ़ सके क्रॉप्स की। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल whose genes have been altered, manipulate are generally called genetically modified organism। जो भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म के डीएनए को ऑल्टर करा जाता है एनवायरमेंट के हिसाब से उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ। उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कौन कौन सी? मेड क्रॉप्स हु कैन टॉलरेट एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जैसे गोल्डन राइस जिसके पास विटामिन ए था। इसमें हिंदी में क्या क्या है? ऐसा प्लांट जो एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके, दूसरा पेस्टिसाइड की जरूरत को कम कर सके, हार्वेस्ट लॉसेस जो मतलब लॉस होता था हार्वेस्ट के टाइम पे वो कम हो सके, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल बढ़ सके, एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ प्लांट, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो सके प्लांट्स की। GM has been genetically modified has been used to create tailor-made plant to supply alternative resources to industries in the form of starch, fuels
and pharmaceuticals. Bt toxin is produced by bacteria called Bacillus thuringiensis. ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड. ये ऐसा टॉक्सिन है जो इंसेक्ट से प्लांट को बचाता है बिना किसी पेस्टिसाइड के हेल्प के. जैसे ये कौन कौन से क्रॉप बने हैं? बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन. पहले हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन. इसमें बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन बैक्टीरिया इंसेक्ट एज लेपिडोप्टेरन्स, जो टोबैको बर्ड वर्म होते हैं, आर्मी वर्म होते हैं, कोलेप्टेरॉन्स बीटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. कौन कौन से? लेपिडोप्टेरन्स टोबैको बर्ड वर्म्स और आर्मी वर्म, कोलेप्टेरॉन्स बीटल्स और डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो. बीटी thuringiensis through protein crystal during a particular phase of their growth, and crystal contain a toxic called insecticidal protein. पहले जो बीटी टॉक्सिन रहता है वो इनएक्टिव फेज में रहता है, पर जैसे ही उसे इंसेक्ट के पेट में जाके एल्कलाइन पीएच मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में, जिसके कारण इंसेक्ट के मिड गट्स में स्वेलिंग आ जाती है और पोर्स की परफोरेशन आ जाती है, मतलब जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण वो इंसेक्ट मर जाता है. पर बाकी इंसेक्ट्स में ये रिएक्ट भी नहीं करता, ओनली रिएक्ट करता है टारगेटेड इंसेक्ट पे. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप्स एंड द टारगेटेड पेस्ट. A toxin is coded by a gene Cry1AC named Cry. Example, the protein encoded by gene Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworm, but the Cry1AB control the corn borer. Cry1AC and Cry2AB control cotton bollworm and Cry1AB control corn borer. नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, अ नीमाटोड मेलियंडिजाइन इकोग्निटा infect the root of tobacco plant and cause great reduction in yields. कौन सा नाम है? मेलियंडिजाइन इकोग्निटा infects, जो टोबैको के प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है. वो बेस्ड होता है प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम आरएनए आई भी कहते हैं. आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. उसमें इन्वॉल्व होता है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए molecule that binds to prevent and translation of the mRNA called silencing. Complementary RNA could be more an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic elements transposon that replicate via RNA intermediate. जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो फॉर्म होता है जब वायरस जिसके पास आरएनए जीनोम होता है या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है ट्रांसपोजॉन, वो रेप्लिकेट कर जाता है आरएनए का इंटरमीडिएट बना के. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नीमाटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट. एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके होस्ट प्लांट में नीमाटोड के स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसके कारण it produced both sense and antisense RNA in the host cell. Two RNA being complementary to each other formed a double stranded RNA and initiated RNAi and thus silenced the specific mRNA of the nematode. The consequences was that parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA.
The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. जो पैरासाइट था वो ट्रांसजेनिक होस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए उस ट्रांसजेनिक प्लांट ने खुद को ही उस पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर लिया आरएनए इंटरफेरेंस के माध्यम से। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स do not induce unwanted immunological response as is common in case similar product isolated from human sources. 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. In India, 12 are presently being marketed. ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन हम डायबिटीज में लेते हैं। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज पहले जमाने में, मतलब फर्स्ट अर्ली टाइम में इंसुलिन पेनक्रियाज ऑफ स्लगटर्ड कैटल एंड फिश पिग्स से निकाले जाते थे, मतलब पिग्स या कैटल्स के पेनक्रियाज से निकाला जाता था। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू अ फॉरेन प्रोटीन। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, जो आपस में जुड़े रहते थे डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ या ब्रिज के साथ। इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन like proenzyme. The pro hormone also need proceed before it become the fully mature and functional hormone. The extra stretch called C-peptide. जब तक वो ह्यूमन इंसुलिन के पास सी है वो मैच्योर नहीं है, पर उसे मैच्योर इंसुलिन बनने के लिए अपना सी पेप्टाइड को अपने से दूर करना पड़ता है, इसमें वही लिखा है। ठीक है, और ये हुआ कैसे था? सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इट रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। Production of insulin using rDNA recombinant DNA technique was getting insulin assembled into a mature form. 1983 में Eli Lilly, an American company, prepared DNA sequence corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them into the plasmid of E. coli to produce insulin chains. 1983 में Eli Lilly अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड डीएनए सीक्वेंस जो ह्यूमन इंसुलिन से मिलता जुलता था और उसको इंट्रोड्यूस कराया प्लाज्मिड के साथ ई कोलाई में, जिससे और इंसुलिन चेन प्रोड्यूस हो पाए। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। इसमें करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। इसमें करेक्शन ऑफ, अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए नॉर्मल जीन को इंडिविजुअल या एम्ब्रियो में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे वो नॉन फंक्शनल जीन को कंपनसेट करके खुद वहां पे अटैच हो सके। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी was given in 1990 to a 4-year-old girl जिसको एडिनोसिन डायमेज डेफिशिएंसी थी, ADA। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में स्लो करती है या इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है। कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन फॉर एडिनोसिन डायमेज, और ये होता है जब एडिनोसिन डायमेज वाला जीन डिलीट हो जाता है बॉडी से। वो क्योर्ड किया जा सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा। As a first step toward gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA cDNA using retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion
of such genetically engineered lymphocytes। इसमें बोला गया है पेशेंट के अंदर से लिम्फोसाइट को लेके बाहर आउटसाइड कल्चरल किया जाता है। कल्चर करने के बाद उसमें एडीए और सीडीए रेट्रोवायरल वेक्टर के संपर्क में लाके इंट्रोड्यूस कराया जाता है लिम्फोसाइट में, और उसके बाद उसको पेशेंट में फिर से डाला जाता है। ये सेल्स इमॉर्टल नहीं होते हैं, जिसके कारण पेशेंट को ये वाला प्रोसीजर बार बार फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट लिखा है जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूस एडीए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज कुड बी परमानेंट क्योर। अगर अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ये जीन बोन मैरो से निकाल के अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसमें यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जिसमें सीरम और यूरिन एनालिसिस से किया जाता था, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, जिसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। अर्ली डिटेक्शन के लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, पीसीआर, या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये वाला वन वर्ड फुल फॉर्म में आ जाएगा, इसकी फुल फॉर्म बताओ एलिसा की। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आर सम टेक्निक्स दैट पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये हमें बैक्टीरिया वायरसेस का प्रेजेंस बता देता है ओनली व्हेन पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड इन डिसीज सिम्टम्स। अगर ये बहुत लो कंसंट्रेशन में रहा तो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशंस न्यूक्लियाई बाय पीसीआर। PCR is now routinely used to detect HIV expected AIDS patient. It is being used to detect mutation to genes suspected cancer patient. It is powerful technique to identify other genetic disorders. इसमें बोला गया है जो PCR है वो हमें HIV डिटेक्ट कर सकता है, एड्स पेशेंट का बता सकता है, जीन में म्यूटेशन हो रही है कैंसर पेशेंट का बता सकता है, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को बता सकता है। A single standard DNA or RNA, a radioactive molecule probe, is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone cells, followed by detection using autoradiography. ऑटोरेडियोग्राफी की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन डीएनए को अपना समझता है और उस पर फिर काम करता है अपने आप को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय अ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस लाइक प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। क्या? प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। by detecting the antibodies synthesized against the pathogen। एलिसा किस प्रिंसिपल में काम करता है? या तो एंटीजन के या तो एंटीबॉडीज के, या तो एंटीजन हमारी बॉडी में ज्यादा होंगे या तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट हैव देयर DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as transgenic animal। एनिमल जिसके डीएनए को ऑल्टर करके नया जीन उसमें डाला जाता है जिससे वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाते हैं। जैसे रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस, और उसमें से 95% होते हैं चूहे यानी माइस। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल कहां पे यूज होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अलाउ टू स्टडी द हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट that result information in obtained about biological role of the factor of the body। इसमें बताया गया है इसमें एनिमल्स को यूज किया जाता है कि उनकी स्टडी करने के लिए कि उनके जीन कैसे काम कर रहे हैं या कैसे डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल हुआ उसका इंसुलिन,
जिससे हम आगे इसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए अगर हमें इसकी कहीं जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज की स्टडी करने के लिए मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग of how gene contribute to a development of disease. Investigate a new treatment for disease is made possible. Today transgenic models exist for many human disease. किस किस के लिए अवेलेबल है मॉडल्स? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड्स, आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। Transgenic animals that are produced useful biological product can be created by the introduction of the portion of DNA or gene which codes the particular product, such as human protein alpha-1 antitrypsin used for treatment of emphysema. क्या है? ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया and cystic fibrosis. In 1997 फर्स्ट टाइम एक ट्रांसजेनिक काउ रोजी को प्रोड्यूस किया गया था जो ह्यूमन मिल्क की तरह ही मिल्क को प्रोड्यूस करती है, जिसमें जो प्रोटीन एनरिच होता है, जिसमें 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है पर लीटर में, और अल्फा लैक्टोब्यूमिन वाज न्यूट और Alpha lactobumin was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow. ठीक है। और फिर फोर्थ है वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ टेस्टिंग एंड सेफ्टी वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड इन ह्यूमंस। और जैसे ही माइस पे सेफ्टी का पता चल जाता है फिर मंकी पे इसको टेस्ट किया जाता है। उसका एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड कैरी जीन्स विच आर मोर sensitive to the toxic substance than non-transgenic animals exposed to the toxic substance and effect studied. Toxicity testing is such animals will allow to obtain result in less time. ट्रांसजेनिक एनिमल्स को टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए इंट्रोड्यूस करा जाता है क्योंकि हम ऐसा एनिमल बनाते हैं जिसका जीन ज्यादा सेंसिटिव हो उस सब्सटेंस के लिए, जिससे हम उस सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी और उसके टेस्टिंग जल्द से जल्द कर पाए। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज से क्या पता चल रहा है? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट the morality of human activities that might help to harm living organism. इंडिया में गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GEAC, जो डिसीजन लेती है वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हमारे इंडिया में राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। 2 lakh varieties of rice in India alone, one of the richest in world. Basmati rice is distinct for its aroma and flavor. 27 documented varieties of basmati are grown in India. In 1997 an American company got patent the basmati rice, जिसके कारण वो यूएसए में अपनी बासमती राइस को ग्रो कर पा रहे थे। India basmati rice was crossed with the semi-dwarf varieties and claimed an invention or novelty. The patent extends to functional equivalent, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. हम किसी को भी चीज को पेटेंट करवा लेते हैं तो अदर जो इंसान होते हैं उस चीज को सेल नहीं कर सकते।
इंडियाज ट्रेडिशनल हर्ब्स मेडिसिन जैसे टर्मरिक, नीम, if we validate and we do not immediately counter this patent application, other countries individual may encash on our rich legacy. अगर हम इसको पेटेंट नहीं कराएंगे टर्मरिक और नीम को, तो टाइम के साथ हो सकता है कोई और कंट्री का बंदा इसको अपने नाम पे पेटेंट करा ले ज्यादा पैसे देके। बायोपायरेसी होती क्या है? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. बायोपायरेसी होती है हमारे एरिया के रिसोर्सेस को यूज करना मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा और बिना कंट्रीज के परमिशन लिए या वहां के लोगों की परमिशन लेके उनको कंपनसेशन में पेमेंट करना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स कैन एक्सप्लॉइट टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कमर्शलाइजेशन। अगर हमें ट्रेडिशनल नॉलेज रहेगी बायो रिसोर्स की तो हमें मॉडर्न एप्लीकेशंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसके कारण हम बाकी चीजों पे ज्यादा काम करके इस मार्केट को ग्रो कर पाएंगे। सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट unauthorized exploitation of their bioresource and traditional knowledge। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट ने रिसेंटली सेकंड अमेंडमेंट को पेटेंट बिल किया था। कौन था अमेंडमेंट था? सेकंड अमेंडमेंट, जिसमें पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव को कंसिडर्ड में लिया गया था। यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से फुल एनर्जी के साथ। तो शेयर करो अपने दोस्तों को, और हमने पिछली वीडियो बना रखी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो गाइस फॉर फर्दर वीडियोस।